नमस्कार दोस्तों। 17 मई 2021 का करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। ऐसी घटनाएं जो पूछी जाती है। पढ़िए वो जो ठोस हो। पढ़िए वो जहां से प्रश्न आते हो। समुद्र की तरह भरा हुआ है पूरा मटेरियल से लबालब। क्या? इंटरनेट। लेकिन काम की चीजें कितनी है ये आपको छांटना पड़ेगा। हर एक एग्जाम की डिमांड होती है। हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है। उस लिहाज से आप फैसला कीजिए कि कहां से इसको पढ़ना है। आज की जो करंट अफेयर है उसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने यूपी पीसीएस का फॉर्म डाला है या आरओ का फॉर्म डाला है और आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप लाभ उठा सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का। और हमारी जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम की विशेषता है वो ये है कि हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। लिमिटेड टाइम आप उसको दे सकते हैं, जितनी बार चाहे टेस्ट दें। और साथ में उसका पीडीएफ हम आपको देते हैं, पेपर अलग और एक्सप्लेनेशन के साथ अलग से पीडीएफ, जिसको आप कई बार रिवाइज कर सकते हैं। लॉकडाउन है, एग्जाम आगे बढ़ गए हैं, कोरोना का कहर है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको भुनाइए इस अवसर को और अच्छे से तैयार करिए खुद को। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहली न्यूज। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से था? प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा। आप बता देंगे फिल्म निर्माण, लेकिन अगर डीप में जाके प्रश्न बनेगा तो थोड़ा सा गहराई के साथ प्रश्न ये पूछा जाएगा। अभी इनकी 98वीं जयंती बनाई गई है, 98। तो इनका जन्म जहां हुआ था बांग्लादेश में, कोई बात नहीं, लेकिन इनके जो पुरस्कार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे बड़ी बात है कि पहली फीचर फिल्म उन्होंने 1953 में ही बना दी थी। नील आकाशेर नीचे, अंडर द ब्लू स्काई, स्वतंत्र भारत में प्रतिबंधित पहली भारतीय फिल्म थी और उन्होंने ही इसको बनाया था। इनको पुरस्कार बहुत दिए गए। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया। फ्रांस की सरकार द्वारा आर्दे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स दिया गया। रूस की सरकार ने उनको पुरस्कृत किया आर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिने जगत का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसको प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति थे। और इनकी प्रमुख फिल्मों में भुवन सोम, एक दिन प्रतिदिन, मिर्गया और आकाश कुसुम ये सब शामिल है। तो इसका जो फिल्मों का नाम है, पुरस्कार जो इनको मिले हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको मृणाल सेन के बारे में। अगला जो प्रश्न है, इस वर्ष 14वें विश्व कृषि पर्यटन दिवस की थीम क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 16 मई को मनाया जाता है। 2021 में 16 मई को पूरे देश में ये मनाया गया और ये 14वां विश्व कृषि पर्यटन दिवस था। और इस बार की जो थीम थी वो थी कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत उद्यमिता के अवसर। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो क्या करेंगे? कृषि क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। तो कृषि पर्यटन के माध्यम से उनको रोजगार प्रदान किया जा सकता है। कृषि पर्यटन में कृषि आय बढ़ाने और एक गतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने की कैपेसिटी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका डेवलपमेंट या इसका लाभ उठाने का स्तर अभी विकसित नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में कृषि पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रयास चल रहे हैं। वो अग्रणी राज्य है इस क्षेत्र में। और महाराष्ट्र में वर्ष 2005 में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृषि पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था। और अगर कृषि को पर्यटन के तौर पर डेवलप किया जाए, कृषि क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर, मान लीजिए कि कोई गांव है और वहां उसको पर्यटन के तौर पे विकसित कर दिया, लोग वहां जाएं और फसलों के बारे में जाने, वहां की चीजों को, जो वहां पे लोकल व्यंजन है उनको खाएं। तो इस तरीके से इसका लाभ उठाया जा सकता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वैश्विक कोवैक्स सुविधा में शामिल होने की घोषणा की? कोविड महामारी का दौर चल रहा है, इसी दौरान पंजाब राज्य ने कोवैक्स के माध्यम से वैक्सीन प्राप्त करने के लिए घोषणा कर दी है कि वो इसके लिए आवेदन कर रहा है। अब ये अलग बात है वो इसके लिए पात्र है या नहीं है। और ये जो मुहिम है कोवैक्स, ये वंचित वर्ग तक वैक्सीन को पहुंचाने की एक योजना है, जिसे अप्रैल 2020 में ही शुरू किया गया था। शुरू करने वाले कौन कौन थे? तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय आयोग और फ्रांस, ये मिलकर काम कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ, यूरोपीय जो कमीशन है, और फ्रांस, ये मिलकर काम कर रहे हैं। और इसका सह नेतृत्व कर रहे हैं गावी। गावी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ। और कोएलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस,
इनोवेशंस सेपी, ये लोग इसके सह नेतृत्व करता है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोवैक्स पहल के तहत अब तक 122 देशों को 59 मिलियन वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई गई है। पंजाब ने इसको किया है। अब देखिए क्या होता है इसमें। जूस अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। किसी भी परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो लोग इसको अगर थोड़ा सा ट्रिक या थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो कर लेंगे। जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। इससे तो ये सिद्ध हो गया कि ये पता चल गया कि ये कहाँ का है, तो ये बृहस्पति से रिलेटेड है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है और अंतरग्रहीय अंतरिक्ष यान है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जो जाते हैं उनको अंतरग्रहीय कहते हैं और ये अपने विकास के चरण में। और इस मिशन का मुख्य कॉन्ट्रैक्टर एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस है। और ये जो मिशन है ये वहां की 3 उपग्रह जो है यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो पर जाके उनका अध्ययन करेगा। और इन तीनों चंद्रमाओं की सतह के नीचे महत्वपूर्ण मात्रा में पानी है और इस अंतरिक्ष यान को जून 2022 में लॉन्च करने की योजना है कि किया जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। और 2022 में लॉन्च करने के बाद ये पहुंचेगा कब, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको 7 साल लगभग लगेंगे। अगर ये जून 2022 में हुआ तो अक्टूबर 2029, शायद 7 से ऊपर साल लगेंगे, ये पहुंचेगा बृहस्पति में। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 16 मई 1975 को भारत संघ में सिक्किम शामिल हुआ था। तब से हर साल 16 मई को, क्योंकि 16 मई को शामिल हुआ था, तो इसका सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और सिक्किम के बारे में कुछ फैक्ट और भी आपको पता होंगे, पूछे भी गए हैं कि 100% ये जैविक राज्य बनने वाला देश का पहला स्टेट था, है ना, 100%। और ये सिक्किम में सभी कृषि गतिविधियां, कीटनाशक, सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग जो था वो बंद कर दिया गया था। जैविक खेती की जाती है। इस कारण से ये 100% जैविक राज्य बना। यहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तिस्ता नदी इस राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। और इसकी सहायक नदियां भी हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, और ये है लोनक, लांचुंग और तालुंग। और तीस्ता खुद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता जो है उसकी सहायक नदियां हैं लोनक, लांचुंग और तालुंग, और तीस्ता खुद जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 16 मई को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की वर्ष 2021 में थीम क्या थी? एक तो यहां से फैक्ट आपको क्वेश्चन में ही पता चल गया कि 16 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 2021 में जो ये मनाया गया, ये थीम क्या थी, ये इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी थीम थी ट्रस्ट साइंस। साइंस पे ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है, ये यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। कला, विज्ञान, संस्कृति, सतत विकास, शिक्षा, इनमें प्रकाश की भूमिका है। अगर लाइट ही ना हो तो आप देखिए कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो इस कारण से वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की जो थीम थी वो रखी गई ट्रस्ट साइंस। ट्रस्ट साइंस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लेजर का पहला सफल ऑपरेशन 16 मई 1960 को हुआ था। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि लेजर जो है ये किसके द्वारा किया गया था, इसका आविष्कार, पहला ऑपरेशन तो इसमें दिया 16 मई 1960। तो ये थियोडोर मेनन थे। थियोडोर मेनन थे, इनके द्वारा किया गया था 1960 में। इसी कारण से 16 मई इसके लिए चुना गया। कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन, जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हो गई, 18 हाथी मर गए। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। यह सुमेलित करने में आपसे दे दिया जाए कुंडोली आरक्षित वन कहां पर है। ये प्रस्तावित आरक्षित वन है। तो ये अभी 12 मई की रात की घटना है। कुंडोली प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट जो कि असम में है, वहां पे 18 हाथियों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम की शुरुआती निष्कर्षों में मिला है कि हाथियों की मौत का कारण आसमानी बिजली थी, है ना, बिजली कड़की और उससे ये मर गए। झुंड में कहीं खड़े रहे होंगे और बिजली गिरी, उससे ये मर गए। अब आगे देखिए, तो अगर कोई रिसर्च आएगी, कोई मतलब इससे पता चलेगा। पोस्टमार्टम का जो पहला चरण समाप्त किया गया, मतलब जो शुरुआती लक्षण दिखे, जो निष्कर्ष निकाले गए, उसमें ये पता चला है। अब हो सकता है कुछ और पेच हो इसमें, क्या है तो बाद में पता चलेगा। व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल को-एड स्थापित किया है? कोविड महामारी में बहुत सारे संगठन हैं जो हेल्प कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और पीएम फंड है उसमें भी आप पैसा दे सकते हैं। तो ऐसे में कौन सा एक पोर्टल है जो ये ट्रैक कर रहा है कि कितना किसने सहायता दी? तो वो पोर्टल है कोवैड। और ये जो कोवैड पोर्टल है, इसको डेवलप किसने किया है? तो ये नीति आयोग इसको ट्रैक कर रहा है कि ये, मतलब नीति आयोग
ने इसको बनवाया है, नीति आयोग इसको ट्रैक करेगा। और ये जो लोग भी व्यक्तिगत संगठन मदद कर रहे हैं उनकी सूचना इसके पास होगी। एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्रिसचर्च काल। तो क्रिसचर्च काल किस देश की पहल है? 2019 की बात है, न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डन, उन्होंने फ्रांस में एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन शुरू किया था, क्रिसचर्च काल उसको बोलते हैं। तो ये क्राइस्टचर्च जो मस्जिद थी, तो क्राइस्टचर्च मस्जिद में गोलाबारी के बाद आयोजित किया गया था, है ना? तो क्राइस्टचर्च मस्जिद में जब गोलाबारी हुई तो उसके बाद इसको आयोजित किया गया, और वैश्विक नेताओं और तकनीकी कंपनियों ने ऑनलाइन आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो सोशल मीडिया का उपयोग होता है उसका संकल्प लिया। तो क्राइस्टचर्च काल का संबंध ये भी देके पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये कॉल की गई थी या ये उसमें संकल्प लिया गया था। और इस वैश्विक पहल की अभी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है ना? और जो वहाँ की पीएम है न्यूजीलैंड की, अर्दन जो है, जैसिंडा अर्दन, उन्होंने अभी एक आभासी शिखर सम्मेलन संबोधित किया है, वर्चुअल शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये अधिनियम की दूसरी अनुसूची में है, जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम है। और बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। और 6 ये जो बैंक हैं, 1 अप्रैल से अन्य सार्वजनिक बैंकों के साथ इनका विलय कर दिया गया। और ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, आंध्र और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया था। ये प्रश्न पूछा बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन ये पूछा फिर से जा सकता है आपसे कभी भी कि किसमें क्या हुआ। और ये जब विलय हुआ तो इसके बाद देश में 7 बड़े और 5 छोटे सरकारी बैंक हैं अभी। और साल 2017 की बात करें तो 27 सरकारी बैंक थे, और अब विलय के बाद ये टोटल 12 रह गए, है ना? तो इस विलय के बाद 7 बड़े और 5 छोटे सरकारी बैंक के बचे हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के यहाँ प्रश्न ये था कि दूसरी अनुसूची में क्या है। और अगला प्रश्न जो है वो अब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो 15 मई का है। संडे को हम लोग डिस्कस करते नहीं है, संडे को छुट्टी रखते हैं। बाकी ये आप पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए, और इसको अगर आपको पूरा पढ़ना है फ्री में तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, आईएएस प्रेप अकेडमी ऐप, जिससे कि आप इसको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ सकें, कभी भी रिवाइज कर सकें। और जितना ज़्यादा आप टेक फ्रेंडली होंगे, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, आज उतनी ही आसान है आपकी तैयारी। क्योंकि किताबें लेके आप कहाँ तक पूरा लेके साथ चल सकते हैं, किताबें बड़ी अच्छी हैं, उनका कोई स्थान वैसे नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे दौर में जब आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अस्थायी तौर पर कहीं आप रह रहे हैं, या आप सारी चीज़ों को टच नहीं कर सकते, तो आप ऐसे इंटरनेट से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।